तो ये गिरते हुए मार्केट में हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, दैट इज़ द मेन थिंग। बाकी सब आपके कंट्रोल में नहीं है, ट्रम्प, ईरान, इसराइल, ये कोई कंट्रोल में है, तो यहाँ निवेश कैसे करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और काफ़ी सारे सेक्टर्स के बारे में बात करें। हमारा ऑलरेडी एक सेक्शन हो गया है जो मैंने ऑलरेडी लोड कर दिया यूट्यूब में, अगर आप चाहो तो जाके देख सकते हो कि हमने 7-8 सेक्टर डिस्कस किया था। आज और डिस्कस करेंगे। तो पहला सेक्टर की बात करते हैं। तो पहले सेक्टर में वॉल्यूम कम है गाइस, आर यू एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली, देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। ओके, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो पहले सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो एक रहता है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्यों इम्पोर्टेंट है आप समझो, क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखो तो ये जो मार्केट गिरा है ना, उसमें अगर हम लोग बात करें तो फार्मा सेक्टर में इतना गिरावट नहीं देखी है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है एंड नो ऐसा लगता है कि नो उसका भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन आप देखो करेंसी का इम्पैक्ट आ रहा है लेकिन धीरे धीरे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कहते हैं ना कि मार्जिन में सडन चेंजेस है, लेकिन नेगेटिव नहीं जाए, दैट इज़ द थिंग। से जैसे अगर करेंसी अपनी डी वैल्यू होती है सो उसके वजह से ऑफकोर्स फार्मा को फ़ायदा होगा। अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स कितना फ़ायदा होगा, सो ओवरऑल यस यू कैन हियर मी ना, ओके। सो अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल कितना फ़ायदा होगा करेंसी में के वजह से, तो अगर हम लोग बात करें तो अगर 1 रुपये भी कम होता है ना तो EBITDA 0.1 0.2 से इनका बढ़ जाता है, 0.2 के आसपास। तो अगर 10% बढ़ता है तो 2-3%, 1 या 2% के आसपास इन सभी फार्मा कंपनी का EBITDA बढ़ जाता है जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। एंड फार्मा में अगर आप देखो तो काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन है। एक तो बायोसिमिलर है, फिर CDMO है, जेनरिक है, स्पेशलिटी है, ड्रग स्पेशलिटी ड्रग्स होती है। और इसमें इंडिया की पकड़ बहुत है। अगर आप देखो तो 1 साल पहले हमारा जो मार्केट कैप था अराउंड कह सकते हैं 3 लाख करोड़ के आसपास था, 2-3 साल पहले। अभी 5.5 लाख करोड़ है। लेकिन बातें चल के 2030 तक हम लोग 10 से 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप होगा सिर्फ फार्मा कंपनीज का। तो यहाँ से फार्मा कंपनीज का एटलीस्ट व्हाट आई फोरकास्ट के 10 to 11% ग्रोथ हो सकता है। और जो भी ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं एंड ऑल दैट विच आर डूइंग क्वाइट वेल, इवन जेनरिक कंपनी प्लस CDMO बिजनेस में डू वेल। CDMO क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। यानी समझ लो आपका कोई बड़ा प्लेयर है, जैसे फाइजर हो गया, मर्क हो गया, उन्होंने R&D करके एक दवाई निकाली। अब वो दवाई निकाली, फिर उसका बैच प्रोसेसिंग होता है या बल्क प्रोसेसिंग जो करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो शायद उनके पास ना हो तो वो क्या करते हैं कि दूसरी कंपनी को, थर्ड पार्टी को ये सब कॉन्ट्रैक्ट दे देते। तो यहाँ हमारे जैसे डीवीज लैब आ गया, लॉरस लैब आ गया, सिंजीन आ गए और बाकी सब भी अंदर एंटर कर रहे CDMO। तो कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन वो पूरा ये बल्क मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजी वो मोबाइल और कहते हैं ना TV पैनल्स में करते हैं, वैसे ये करते हैं। इसका स्कोप बहुत ही बड़ा है। अभी भी हम लोग मे बी 3 to 4% हो गए वर्ल्ड लेवल पे CDMO बिजनेस में। चाइना इज़ मैक्सिमम, चाइना इज़ ह्यूज, ऑलमोस्ट 30-31% वहाँ मैन्युफैक्चर होता है। और क्यों यहाँ लोग बाहर देते हैं? क्योंकि उनके पास ऐसा लेबर नहीं है। वो R&D में ज़्यादा बिलीव करते हैं, जैसे फाइज़र हो या मर्क हो, वैसे सब कंपनीज जो बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज होते हैं। तो यहाँ बल्क मैन्युफैक्चर में लेबर कॉस्ट कम होता है, इसलिए यहाँ आई थिंक CDMO बिजनेस आगे जाके बहुत बड़ा हो सकता है। और अगर आप देखो यूएस में ना काफ़ी हद तक चाइना को अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे और चाइना +1 यानी इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो CDMO सेगमेंट एक बड़ा सेगमेंट है जो फार्मा में ग्रो हो सकता है। जेनरिक्स तो ग्रो हो ही रहा है। जेनरिक्स में अगर आप देखो तो ये क्यों ट्रम्प ने टैरिफ नहीं लगाया था? क्योंकि यहाँ से जो जेनरिक जाती है, टोटल जेनरिक का 60% अगर आप देखो ना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होता है पूरे वर्ल्ड ओवर पे। और मैक्सिमम US में सेल हमारे जेनरिक्स का है, वो भी बहुत सस्ती है। अगर वो उस पर अगर टैरिफ लगाते तो ऑटोमेटिक फार्मा का बिल इन लोगों का बढ़ जाता है US में, जो इनके लिए बहुत दिक्कत बड़ी बात है। इसलिए फार्मा में टैक्स नहीं लगाया था और वही चीज़ आगे जाके रहेगी। अगर आप देखो सिप्ला, सन फार्मा, फिर लुपिन, इन सब के ग्लोबल ओवरसीज़ एक्सपोर्ट अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। और अगर आप देखो लुपिन ने तो बहुत ही अच्छा कमाल किया, अभी मार्जिन एक्सपेंशन भी देख रहे हो। तो ये सब कंपनीज भी अच्छे हैं। अगेन गाइस, मैं यहाँ जो कंपनीज के नाम दे रहा हूँ कोई रेकमेंडेशन नहीं है, प्लीज़ रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है।
तो हाँ, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो से कहीं ना कहीं हम लोग ने सजेस्ट किए होते हैं, लेकिन आप प्लीज़ रिसर्च करके देखना। और हमारे क्लाइंट जो आज देख रहे हैं, प्लीज़ आप मॉडल पोर्टफोलियो देख के इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू यू टू गाइस नो चेक अ मॉडल पोर्टफोलियो, मैं लिंक दे दूंगा नीचे कमेंट बॉक्स में, वहाँ क्लिक करके आप देख पाओगे। ओके, 400 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होता है। सो टॉकिंग अबाउट फार्मा सेक्टर, तो ये जो है पूरा सेगमेंट विल ग्रो एक्सेप्शनली वेल इन नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तो आपका पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट फार्मा कंपनीज में होना चाहिए, मे बी 5%, मे बी 10%, दैट डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितना करना है, बट यस होना चाहिए, ज़रूरी है, क्योंकि दिस मे डू वेल। एंड करेंसी तो बेनिफिट हो, करेंसी देखो शायद अभी 94 पॉइंट समथिंग है, 94.4 या 5, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। आगे जाके 95, 97, इवन 100 के चांसेस है कि करेंसी डेप्रिशिएट हो। और क्या होता है मैं बताता हूँ, आईटी में है ना, ऑनेस्टली ये जो करेंसी डेप्रिशिएट होता है ना, वो ट्रांसफ़र नहीं होता है उनके मार्जिन एक्सपांड नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट में वो एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो ये फार्मा कंपनीज होते हैं ना, वो छोटे लेवल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजती है, तो वहाँ वो लोग के कॉन्ट्रैक्ट में ये सब क्लॉज हैं, तो इसलिए इनको करेंसी डेप्रिसिएशन का इनको सभी को फ़ायदा होता है। सो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड। और अगर आप एक्सपोर्ट और वो सब देखो, ईयू में भी अच्छा खासा जा रहा है, बस वही है कि लॉजिस्टिक का बहुत बड़ा इशू ना हो, बस वही देखना है जो ये वॉर सिचुएशन के वजह से। लेकिन लॉन्ग टर्म आई एम वेरी मच बुलिश ऑन फार्मा। सो फार्मा यस एक सेक्टर जो रखना चाहिए। फार्मा रिलेटेड ही हम लोग बात करते हैं तो हॉस्पिटल्स, वो भी एक सेक्टर है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हॉस्पिटल्स क्यों परफॉर्म करेगी, क्योंकि अगर आप देखो नंबर ऑफ़ बेड्स जो इंडिया में है और जितने होने चाहिए, उसका ऑलमोस्ट 60 to 70% ही बेड्स इंडिया में है। ओके, टोटल बेड्स की मैं बात करूँ, दैट मीन्स अभी भी अंडर पेनिट्रेटेड है। कोई भी हॉस्पिटल बनाने में 3 साल 4 साल, बड़ी मल्टी स्पेशलिटी बोल रहा हूँ, लग जाते हैं। ओके, और ये चीज़ अगर आप समझो ना, तो इतना इजी नहीं है बनाना हॉस्पिटल्स, नो रेडी करना, डॉक्टर्स मिलना, नर्सिस एंड नो R&D बहुत होता है, बहुत कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स लाने पर, तो इट्स नॉट ईजी। बाय द वे, आप लोगों में से किसी के पास हॉस्पिटल है तो जस्ट टाइप द हॉस्पिटल नेम विच यू हैव। कौन सी हॉस्पिटल्स है आपके पास? तो हॉस्पिटल ही एक सेगमेंट ऐसा है कि कंटिन्यूसली ग्रो करेगा। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आगे जाके, क्योंकि इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो यहाँ कहते हैं ना कि जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मदर है और या किसी को उसको नी रिप्लेसमेंट कराना है, आपके पास उसका हेल्थ इंश्योरेंस है, आप बोलोगे मैं छोटी हॉस्पिटल में क्यों जाऊँ, क्यों ना मैं फोर्टिस में जाऊँ, क्यों ना मैं अपोलो में जाऊँ, और या नो बड़ी हॉस्पिटल में जाऊँ जहाँ अच्छी तरह से ऑपरेशन हो, क्योंकि इंश्योरेंस है। करेक्ट। तो वही होती है बात कि इंश्योरेंस के वजह से ना ये बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जो डेवलप हॉस्पिटल है उनको बहुत बेनिफिट होता है। और कुछ भी बात कर लो गाइस, कोई भी बंदा हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, एग्री और नॉट, देन जस्ट है बिफोर एग्री। खास करके कोविड के बाद आपको लगता है कि ठीक है यार 20,000 ज़्यादा ले ले, लेकिन ठीक ठाक इलाज कर, क्योंकि जान है तो जहान है। करेक्ट। और इसीलिए ये सब हॉस्पिटल्स विल डू वेल ओवर द टाइम। हॉस्पिटल टूरिज़्म भी बहुत बढ़ रहा है, जैसे सऊदी हो, यूएई हो, जैसे मैं खुद दुबई रहा 10 साल, एक भी ऑपरेशन हो, किसी का भी हो, मेरी फैमिली का किसी का भी वहाँ नहीं करवाया, सब यहाँ आके ही होता था। ऑफकोर्स कोई ऑपरेशन हुए नहीं है, लेकिन मेरे दोनों बच्चे की डिलीवरी भी यहीं हुई है, इंडिया में ही हुई है। ठीक है। तो इवन दो आई वॉज इन दुबई एट दैट टाइम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि टूरिज़्म बढ़ रहा है। अगर आप देखो श्रीलंका से, नेपाल से, पहले तो पाकिस्तान से भी आते थे, अभी बंद हो गया, बांग्लादेश से आते थे, मिडल ईस्ट से तो बहुत आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमारा ऑपरेशन का कॉस्ट देखो ना गाइज, यूएस का 100 होगा ना, तो अपना 50-60 होगा, उससे भी कम, सॉरी 40-50 में बोलूँगा। यूके से आधा से कम होता है। और यही फ़ायदा है, यही जो कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस इंडिया में है। आपको लगता है कि यार कितने महंगे ऑपरेशन है, आप जाओ यूएस में, यूके में ऑपरेशन कराओ, नी रिप्लेसमेंट, हालत ख़राब हो जाएगी आपकी, इतना चार्ज करते हैं ये लोग। और यहाँ का मेडिकल भी अच्छा है। तो हॉस्पिटल अगर देखो अच्छा चले। अब देखो नॉर्मली भी कोई भी हॉस्पिटल पकड़ लो, ऑफकोर्स कितने सारे लिखे ना, अपोलो, वेदांता, मैक्स हेल्थ केयर, नायना, जुपिटर, फोर्टिस, सब अच्छे हैं।
everyone has done very well over the time. और यहाँ इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉर हो ना हो, ऑयल कहाँ जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, ये सेक्टर चलेगा क्योंकि लोग बीमार पड़ेंगे। ये ऐसा सीजनल नहीं है कि भाई समर में ज़्यादा बीमार होंगे, विंटर में कम होंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये है ना, अराउंड द क्लॉक यहाँ डिमांड रहेगी। तो हॉस्पिटल्स भी एक ऐसा सेक्टर है जो ये फॉल आता है आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए। अच्छे जो ये कुछ मैंने नाम दिए वो भी आप अटेंड नो आप लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओवर द टाइम ऑल दिस हॉस्पिटल विल गिव यू अ वेरी गुड रिटर्न बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी, बिकॉज ऑफ कहते हैं ना कि अभी अवेयरनेस बढ़ी है, बहुत कुछ बढ़ा है, तो इसलिए हॉस्पिटल्स वी विल डू वेल ओवर द टाइम नेक्स्ट 5 years 10 years। तो ये भी आपका पोर्टफोलियो का एक पार्ट होना चाहिए। हमने भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में बहुत सारे हॉस्पिटल्स लिए। रीज़न यही है कि मैं बहुत बुलिश हूँ और मैंने देखा है कि ओवर द टाइम ये एक स्टेडी रिटर्न देते हैं। तो हॉस्पिटल्स एक आपके होना चाहिए। दूसरे एक सेक्टर की वो हम लोग अगर बात करें तो बात करते हैं ऑयल एंड गैस की। ऑयल एंड गैस तो आपको पता ही है कि क्या ऑयल की वजह से तो बवाल है ये सभी। नो $110 $112 अभी है। तो अभी यहाँ कहाँ कंसंट्रेट करना चाहिए? मोस्टली आप लोगों के पास OMC होंगे, BPCL, HPCL। कितने लोगों के पास ये कंपनीज है? BPCL, HPCL, इंडियन ऑयल, देन जस्ट हैव वाइफोयस। तो रीज़न ये सब स्टॉक आज बहुत गिर रहे हैं। क्यों? द रीज़न इज़ सिंपल। एक सिंपल सा लॉजिक है जो आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप ऑयल कंपनी से डील करो। पहली बात, अगर ऑयल ऊपर जाता है तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी यानी ONGC, ऑयल इंडिया, रिलायंस जैसी कंपनी कमाएगी। लिखना है तो लिख लो। और ऑयल जब नीचे जाता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे BPCL, HPCL, इंडियन ऑयल, ऐसी कंपनी चलेगी। क्यों? क्योंकि वो ऑयल है ना, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी से बाय करते हैं। तो एक सिंपल सा लॉजिक वापस समझाता हूँ। ऑयल जैसे ऊपर जाता है तो जो ऑयल निकालते हैं ज़मीन से या सी में से, फिर वो आगे बेचते हैं। तो जैसे ONGC, रिलायंस, ऑयल इंडिया ऑयल निकालेंगे, ओके, उसको फिर आगे बेचेंगे किसको? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, जैसे BPCL, HPCL और वो सबको, और वो एंड कस्टमर को फिर बेचते हैं। तो OMC के लिए तो क्या हुआ, ऑयल जहाँ से वो बाई करते हैं ना ONGC और रिलायंस और उन सब से, तो ऑयल अगर महंगा होता है तो उनको महंगे में लेना पड़ता है। जबकि अगर आपका जो निकालने का कॉस्ट है वो तो सेम ही रहता है। अब पहले अब $70 था तब आप निकाल रहे हो तो $70 पे मार्जिन था, और अभी तो 120 हो गया, यानी आपका मार्जिन बढ़ गया ना ONGC और रिलायंस का। गॉट इट, देन जस्ट हैव G4 गॉट इट। तो बेसिकली जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ते इनको कमाने का मौका होता है। तो अभी क्या है, अभी कौन कमाएगा? अभी कमाएगा ONGC, रिलायंस एंड ऑल दैट। OMC अभी नेगेटिव है। कल देखो डीजल के प्राइसेस बढ़ा दिए थे, अरे डीजल का एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया। गवर्नमेंट भी शानी है, गवर्नमेंट भी क्या कहता है कि वो लोग भी जानबूझ के एक्साइज ड्यूटी बढ़ा देते तो OMC को फ़ायदा ना हो, क्योंकि OMC $60-70 था तभी भी पेट्रोल पंप पे प्राइसेस कम नहीं हुए थे, तो वो कमा रही थी, और गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगा देती है, एक्साइज ड्यूटी एक्स्ट्रा। अभी कल एक्साइज ड्यूटी और वो सब निकाल दिया तो भी OMC को देखो नीचे ही थे। क्यों? क्योंकि उनकी अंडर रिकवरी हो रही है। जो पहले ऑयल $70 में, $70 में रहे थे, अभी वो 110, 120, एक्चुअली फिजिकल मार्केट में तो इंडियन बास्केट $140 है। तो उनके लिए ये नेगेटिव है, इसलिए इनका मार्जिन कम हो जाता है। अब आप बोलोगे तब तक कब तक रहेगा? देखो एक सिंपल सा थंब रूल लिख लो। अभी के सिनारियो में अगर 75 या $70 के नीचे जाता है तो OMC को फ़ायदा है, BPCL, HPCL, इंडियन ऑयल को फ़ायदा है। लेकिन $75-80 के ऊपर रहता है तो ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी को फ़ायदा है। ओके, तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर। ये हमेशा आप याद रखना आप। लेकिन इसके ना करंट अकाउंट चलते हैं। लेकिन एक बात भी समझ लो, ONGC, रिलायंस, इन लोगों को एक्सेप्शनल प्रॉफिट होता है ना, तो गवर्नमेंट विथ होल्डिंग टैक्स लगा देते हैं। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। तो वो क्या है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो निकाल लेते हैं। लेकिन हाँ, अभी के सिनारियो में आपको ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी के साथ रहना पड़ेगा। अभी आप बोलोगे तपन ऑयल कब तक
आगे रहेगा, इतना बढ़ेगा। तो देखो, आप अगर मेरे को यूट्यूब वीडियो में फॉलो कर रहे हो एंड एवरीवेयर ऑल्सो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आगे जाके अगर ये वॉर ख़त्म होती है तो आप समझो ईरान का ऑयल आएगा। ईरान अगर प्रॉपर्ली नेगोशिएट कर लेता है यूएस के साथ, तो भाई हमारे ऑयल पे सैंक्शन है, क्योंकि 95% उनका रेवेन्यू ऑयल से आता है। तो सोचो, ईरान का इतना बड़ा रिजर्व है, अभी तक मार्केट में ऑयल नहीं आ रहा है, सिर्फ चाइना बाई कर रहा है। अगर वो आ गया, ऊपर से वेनेजुएला का ऑयल, जो वेनेजुएला भी ऑयल सबको बेच नहीं पा रहा था, अभी यूएस की तो वो भी आ गया। ऑलरेडी मिडल ईस्ट को इतने सारे इश्यूज आ रहे हैं ना, उनके पे अटैक हो रहा है, आर्म्स एम्यूनिशन पे खर्चा करना है, डिफेंस पे खर्चा करना है, उनकी इकोनॉमी बहुत गंदी तरह से हीट हुई होगी, दुबई की इकोनॉमी हो या सऊदी की हो, क्योंकि ये टूरिज़्म आते, टूरिज़्म ही बंद हो गया तो आपका वहाँ भी रेवेन्यू डाउन हो रहा है। तो वो दबा के ऑयल प्रोड्यूस करेंगे, आगे जाके बेचना पड़ेगा ना, कहाँ से रेवेन्यू लाएंगे। सडनली ऑयल चारों ओर से आएगा। जब ये वॉर ख़त्म होगा तब, प्रोवाइडेड ईरान को अगर ऑयल निकालने की परमिशन मिल गई तो बिलीव मी, ऑयल आप जो ये 115-12 देख रहे हो, वो आप 70-60 पे देख लोगे साल के एंड तक। उस तरह से ऑयल गिरेगा। तो इंडिया के लिए अभी थोड़ी तकलीफ़ है, मानता हूँ, लेकिन अगर सब कुछ संभल गया और वेनेजुएला और ईरान का भी ऑयल आ गया मार्केट में, बिलीव मी, ऑयल बहुत ही नीचे जाके गिरेगा। प्लस फ्यूचर में क्या हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट हो या बाकी सब गवर्नमेंट भी क्या कर रहे हैं, अल्टरनेट एनर्जी पे फोकस कर रही है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था पावर सेक्टर पे क्यों फोकस करो, क्योंकि ये सब चाहिए ना। इंडिया जैसी कंट्री को बार बार ये ऑयल शॉक, वो कहते हैं ना, डैमेज करता है ना इकोनॉमी को, तो कहीं ना कहीं वहाँ जाएंगे तो ऑयल की डिमांड कम भी होगी। तो उस सिनारियो में ऐसा हो सकता है कि ऑयल काफ़ी नीचे जाए। अगर ऑयल 60-70 वापस गया तो इंडिया की तो बल्ले बल्ले है, करेक्ट, वापस। ये सिनारियो मैं बोल रहा हूँ, अभी प्लेड आउट नहीं हुआ, लेकिन हाँ होगा तो सही में ये इंडिया के लिए बहुत बेनिफिट होगा। इफ़ इट इज़ क्लियर तो यू जस्ट हैव सी फॉर क्लियर, बट वी हैव टू सी क्या होगा आगे जाके। तो आगे जाके आप बोलोगे तो अपन मैं OMC ले सकता हूँ। हाँ, अगर ऑयल नीचे आने वाला है तो OMC ले लो, क्योंकि OMC वापस भागेंगे, ऑयल एक्सप्लोरेशन नीचे आएगी। लेकिन ये जगलिंग होता है गाइस, इसमें है ना, मैं सच बोलूँ, अगर आप OMC और ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लेने जाते हो तो आपका एंट्री एग्जिट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपको ऑयल देखते रहना, ऑयल के हिसाब से करना है। तो कंसिस्टेंट कंपाउंडर नहीं है ये सब स्टॉक्स, ऐसा मुझे लग रहा है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू जज ऑयल, तो वो आप थोड़ा ध्यान में रखना जब भी आप इन सब स्टॉक्स में लेते हो। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अबाउट द ऑयल कंपनीज। और एक सेक्टर जो लेते हैं हम लोग, वो लेते हैं ऑयल एंड गैस तो ले लिया, फिर हम लोग लेते हैं कैपिटल मार्केट। यस, कैपिटल मार्केट आई थिंक हमने नहीं लिया अभी तक। कैपिटल मार्केट में क्या होगा, देखिए, कैपिटल मार्केट ऑफ कोर्स ओवरऑल तो मार्केट अभी डाउन है, तो काफ़ी सारी कंपनीज को प्रॉब्लम होगा। अगर देखें तो क्या होने वाला है इसमें कि वॉल्यूम्स आपके ड्राई अप हो जाते हैं। मार्केट जितना रहता है तो ब्रोकिंग बिजनेस को डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, क्योंकि उनके वॉल्यूम ड्राई अप हो जाते हैं। तो जैसे एंजल वन हो, या अगर आप देखो ऐसे डायरेक्ट हो, मोतीलाल ओसवाल, उन सबको डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। ब्रोकिंग बिजनेस इज़ द, कहते हैं ना कि वो सबसे बड़ा इम्पैक्ट वहाँ आने वाला है आगे जाके भी, क्योंकि इन लोगों को जो कमाई होती थी ना, वो काफ़ी हद तक इससे होती थी, अपने F&O एंड ऑल दैट। उस पर गवर्नमेंट ने कर्टेल ला दिया है, सेबी ने कर्टेल ला दिया है कि भाई, मनी रिस्ट्रिक्शन ला रहे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर बहुत घुमाते हैं, वो तो मैं भी मानता हूँ। तो आगे जाके इनके सबके वॉल्यूम पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। तो लेकिन ये सब कंपनी अभी ना धीरे धीरे वेल्थ मैनेजमेंट और AMC की तरफ जा रहे हैं। ओके, जैसे एंजल भी अपनी वेल्थ मैनेजमेंट खुद की AMC लाने वाला है, और मोतीलाल की तो AMC ऑलरेडी है। AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो बेटर बिजनेस है वेल्थ मैनेजमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल 361 ले लो, आनंद राठी ले लो, ऐसे सब बिजनेसेस अच्छे हैं, क्योंकि वहाँ क्या होता है, एक तब की आपके जो क्लाइंट्स हो गए, फिर आपको एनुअल फ़ी उनके से चार्ज करते हो, तो वहाँ बड़े क्लाइंट सडनली बंद नहीं करते इन्वेस्ट करना। ओके, तो वहाँ से कैश फ्लो आते रहता है। AMC आप देखो कि जब मार्केट इतना डाउन है, लेकिन SIP तो चल रही नहीं। हाँ, SIP कम हो गई है, वो मैं मानता हूँ कि SIP थोड़ी कम हो गई है, लोग थोड़ा ब्रेक
लगा दिया लेकिन बंद नहीं हुआ, लेकिन ये जैसे मार्केट अच्छा होगा अपने आप ये सब भी बढ़ेगा। तो ओवरऑल अगर आप एएमसी की बात करें तो एएमसी के लिए आगे जाके भी एक डिसेंट इनकम आती रहेगी उन लोगों की। और स्टिल वी आर बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड, 6-7% ऑफ इंडियन इकोनॉमी इज़ इन स्टॉक मार्केट। और यूएस में देखो 40-50% है, चाइना में 40% से ज़्यादा है, यूरोप में 40% से ज़्यादा है उनकी सेविंग जो यहाँ है स्टॉक मार्केट में। तो हमारी अभी तक आई नहीं है, तो आगे जाके भी नो एएमसी विल डू वेल। तो एएमसी एक बिजनेस है जो आप देख सकते हो, यही एचडीएफसी, आईसीआईसीआई प्रू हो गया, निप्पॉन हो गया, और भी काफ़ी सारे हैं, कैनेरा है, तो वो सब देखो, वो एएमसी एक आपको स्टेडी रिटर्न यहाँ देख सकती है। दूसरे दो डिवीज़न है वो है एक रजिस्ट्रार ऑफिस है, रजिस्ट्रार ऑफिस यानी सॉरी डिपोजिटरी पहले बात करते हैं। डिपोजिटरी कौन से है, CDSL, NSDL। तो अगर डीमेट अकाउंट बढ़ते तो इनको भी इनकम बढ़ेगी, लेकिन वही है वॉलेटाइल है और काफ़ी हद तक मार्केट डिपेंडेंट है। और रजिस्ट्रार होते हैं कैम्स, केफिन, वो म्यूचुअल फंड पे डिपेंड होते हैं कि कितने म्यूचुअल फंड एनरोलमेंट आते हैं, उसके हिसाब से उनको कैम्स को भी उनके फ़ायदा। लेकिन कैम्स ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया कितने टाइम से। अगर मैं एंजल वन की अगर मैं केफिन की बात करूँ वहाँ भी सेम है। तो CDSL, NSDL की कैम्स, केफिन, उसमें से अगर मुझे पूछो आई एम मच मोर बुलिश ऑन डिपोजिटर्स लाइक CDSL, NSDL। वहाँ डायरेक्ट डीमेट अकाउंट बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो वो है। लेकिन एक कहता ना कि वॉलेटिलिटी रहेगी, आगे जाके वो आपको गेन दे सकते हैं। और AMC की बात करी, इसकी बात करी, दूसरा है सबसे बढ़िया, इफ़ यू आस्क मी सबसे बढ़िया क्या है, कैन एनीवन टेल मी इन कैपिटल मार्केट? आई थिंक आपको पता है, दैट इज़ प्लेटफॉर्म बिजनेस। प्लेटफॉर्म बिजनेस कौन हुआ? BSE, MCX, NSE, IEX को मत गिनो, IEX में बहुत लफड़ा है। IEX का IEX की जो मोनोपोली थी ना वो टूट गई है, गवर्नमेंट बाकी सब और भी एक्सचेंजेस ला रहे हैं। IEX बहुत बड़ा हो सकता है क्योंकि पावर सेक्टर बहुत बढ़ेगा 5 साल 10 साल में, बहुत ही बड़ी रैली आ सकती है पावर सेक्टर में। और उसमें एक्सचेंज ये था IEX, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं और एक्सचेंज को भी मौका मिलना चाहिए, तो वहाँ प्रॉब्लम है। लेकिन BSE का सब्सिट्यूट सिर्फ NSE है और कोई नहीं है। NSE का भी IPO आने वाला है। MCX का तो कोई सब्सिट्यूट ही नहीं है। NCDEX है लेकिन बहुत छोटा है। प्लेटफॉर्म बिजनेस विल डू वेल। क्यों? सिंपल है यार, कुछ भी कर लो, वॉलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे चलता रहेगा, लोग बेचेंगे आएंगे और मार्केट बड़ा होगा, बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे अपनी GDP बढ़ेगी तो मार्केट भी बड़ा होगा, तो ये सब स्टॉक्स विल डू वेल। अब इसमें लेकिन आपको है ना वॉलेटिलिटी बहुत होगी, तो आप उसको कितने, मुझे क्वेश्चन आते हैं, मैं जब टीवी में भी आता हूँ, जैसे CNBC हो, ET नाउ हो, या ये अपना NDT प्रॉफिट हुआ, सब लोग बार बार पूछते कि BSE शॉर्ट टर्म ये वो, लेकिन ऐसे मत देखो उसको, ऐसे मत देखो उसको, हमेशा लॉन्ग टर्म की तरह देखो। 5 साल के रखो, 3 साल के लिए रखो, पैसे बनाओगे ये सब प्लेटफॉर्म पे, इसको लंबा सोचो। गाइस, माई वॉइस इज क्लियर? समवन राजेश इज राइटिंग माई वॉइस डिस्टर्बेंस इज देयर, इज इट क्लियर? देन जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सॉरी हाँ गाइस, पूछना पड़ता है बार बार, पर हाँ, तो इसको है ना आप थोड़ा लंबा सोचो, 3 साल 5 साल, बहुत ही स्टेडी कैश फ्लो है। और प्लेटफॉर्म बिजनेस में सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है पता है? कि आपका जो फिक्स कॉस्ट होता है 1 टाइम होता है, बाद में नहीं होता है। यानी फॉर एग्जांपल आई टेल यू कि आपने प्लेटफॉर्म यानी टेक्नोलॉजी हुआ, प्लेटफॉर्म बना दिया, फिर उसको मेंटेन करना है और क्या करना है, करेक्ट। और यूज़र्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ये प्लेटफॉर्म बिजनेस विल डू वेल। लेकिन मैंने जैसे बोला ना कि कभी BSE 30% भी नीचे चला जाएगा, कभी बढ़ भी जाएगा, आपको वो सब नहीं देखना है। आपको लंबा रखोगे तो पैसे बनेंगे, यहाँ से भी पैसे बनने के चांसेस बहुत है। अगेन प्लीज़ अपना रिसर्च करके इन्वेस्ट करना, बट यस आई डू फील प्लेटफॉर्म बिजनेस विल डू एक्सेप्शनली वेल ओवर द टाइम, तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सो मैंने जैसे बोला कैपिटल मार्केट में ब्रोकिंग बिजनेस में इतना दम नहीं है। अगर आप लोग बात करेंगे ओवरऑल इसकी वेल्थ मैनेजमेंट इज़ ओके, AMC इज़ गुड,
ओवरऑल इनकम देंगी। CDS फिर डिपॉजिटरी CDSL एनएसडीएल ओके है। केफिन कैम्प्स में ठीक है लेकिन बढ़ नहीं रहा है। प्लेटफॉर्म बिजनेस आर वेरी गुड, तो वो आप नज़र में रखें। तो उस तरह से अगर आप जाओगे देन अदर देन आई एक्स जैसे मैंने बोला ना कि वहाँ मोनोपोली नहीं है। सो ये एक सेक्टर है जो आप ध्यान में रखिएगा। अब दूसरे एक सेक्टर की बात करते हैं। सॉरी गाइस, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको क्या है कि थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता हूँ जो अच्छे। आज भी शायद ख़त्म ना हो तो हम लोग तीसरा पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट अगर आपको देखना है तो मैंने यूट्यूब में डाला हुआ है, तो वो आप थोड़े दिन पहले तो वो आप देख सकते हो। अभी और एक सेक्टर लेते हैं, वो है कहते हैं ना कि FMCG में बहुत सारे जानना चाहते हैं कि FMCG में क्या करना है। या देखो FMCG का इशू क्या हुआ है, अगर आप देखो कि इन्फ्लेशन इतना डाउन था तो भी FMCG स्टॉक्स इतने बढ़े नहीं। अब वो क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि कहीं ना कहीं GST रैशनलाइजेशन हुआ, उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा एक आध क्वार्टर उनको आया। प्लस मोस्टली ये सब जो FMCG स्टॉक्स है ना वो बहुत हाई वैल्यूएशन पे है। अगर आप देखो 50 का पी है, 55 60 का पी है, HUL नेस्ले एंड ऑल दैट। अब उनका वॉल्यूम ग्रोथ देखो 4% 6%। अरे भाई, जब GDP 7% से ग्रो हो रहा है, आप कैसे 4-6% से ग्रो कर रहे हो? या तो GDP रॉन्ग है फिर, ओके। लेकिन मुझे तो GDP को बीट करना है ना, तो मुझे ऐसी कंपनी लेनी है जो 15-20% से ग्रो हो। सभी FMCG कंपनी 15-20% से ग्रो नहीं हो रही है वॉल्यूम वाइज, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसलिए अगर देखो तो ये सब ब्रिटानिया, HUL नेस्ले, मैं इतना पॉजिटिव हूँ नहीं। हमने मॉडल पोर्टफोलियो में रैली 1 या 2 हमने FMCG कंपनीज ली है, बाकी हमने इतने सारे स्टॉक्स दे रहे कभी लेते नहीं है। रीज़न वही है कि मुझे महंगे लग रहे हैं। महंगे से ज़्यादा उसमें ना ग्रोथ नहीं आ रहा है, उसमें ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। कुछ कंपनी में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल टाटा कंज्यूमर ले लो, मैरिको, वो कुछ ग्रोथ दे रहे हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द FMCG कंपनी तो वो आपको लगेगा तपन डिविडेंड दे रही है वो, लेकिन आप देखो एनुअलाइज पिछले 4 साल का रिटर्न देखो। HUL का आई थिंक 2-3%, नेस्ले का भी ऐसा ही है, यानी रिटर्न ही नहीं दिया इन लोगों ने। उसमें डीमार्ट ले लेते हैं, फिर FMCG तो नहीं है, मैं डिटेल की भी बात कर लेता हूँ। जैसे डीमार्ट है, V2 रिटेल है, विशाल मेगा मार्ट है। उसमें भी प्रॉब्लम क्या है कि आपका जो कंपटीशन है वो कौन है अभी? जोमेटो, स्विगी। कैसे? क्योंकि जोमेटो का ब्लिंकिट है, ठीक है, और अपना स्विगी का इंस्टामार्ट है, जैप्टो है, बिग बास्केट है। तो गाइस लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था रिटेल का, जस्ट है वाईफो या सेंफोनो, मुझे याद नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं किया था इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो अगर उनका प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कंपनीज है ना, तो वो एक तो लॉस मेकिंग है, लेकिन वो अभी मार्केट शेयर कैप्चर कर रही है और उनके पीछे वेंचर कैपिटलिस्ट है। और डीमार्ट है, V2 रिटेल हो या विशाल मेगा मार्ट हो, वो प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। आप बोलोगे प्रॉफिट तो अच्छा है ये वो, लेकिन उनका वैल्यूएशन देखो 70-80 के पी पे, और उनका वॉल्यूम ग्रोथ देखो कितना है, 10-15-20% के आसपास। 70-80 का पी पे आप ये इस तरह से नहीं जा सकते। आपका कम से कम 30-40% से ग्रोथ होना चाहिए। तो वो किसका है? वो है ब्लिंकिट का है, इंस्टामार्ट है, लेकिन प्रॉब्लम हुआ है कि वो लॉस मेकिंग है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि हम लोग EBITDA पॉजिटिव हो गए ओवर द टाइम, लेकिन मार्केट पेशेंस नहीं ले रहा है ना। इससे देखो स्विगी कितना डाउन आ गया, इटर्नल कितना डाउन आ गया, क्योंकि ये पिछले कितने सालों से ये स्टोरी बोल रहे कि हम लोग का EBITDA पॉजिटिव बनना चाहिए। उनका EBITDA पॉजिटिव ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट लेवल पे होना है, क्योंकि वही ग्रोथ इंजन है। फूड डिलीवरी बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, मेरी अंदर की फीलिंग है, आई मे बी रॉन्ग, I am feeling कि AI will disturb this guys also। AI के वजह से डिस्टर्बेंस वहाँ भी आएगा, क्योंकि AI जिस तरह से फैल रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर कंपनी होती है या न्यू एज कंपनीज होती है, वहाँ AI का भी इम्पैक्ट आएगा आगे जाके। वो लोग भी AI एडॉप्ट करेंगे, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं चांसेस वो है। और मैं इटर्नल हमने बाय भी दिया था, फिर हमने सेल बोल दिया था, ओके, 1 साल पहले। द रीज़न वही था कि मुझे वो प्रॉफिट नहीं बना रहे और वो पीछे गाइडेंस देते, इसलिए आई एम नॉट बुलिश। मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर आपको इटर्नल स्विगी में जाना है तो
थोड़ा रिस्क लेके जा रहे हो। हाँ, तो स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, लेकिन आपको देखते रहना पड़ेगा। अगर ये लंबा चला तो मार्केट इनको वैल्यूएशन इतना नहीं, क्योंकि महंगे स्टॉक है। आप बोलोगे डी मार्ट, विशाल मार्ट, V2 डिजिटल, वो तो मैं सालों से नेगेटिव हूँ, सालों से नेगेटिव हूँ। डी मार्ट तो आई थिंक मैंने यूट्यूब चालू किया है, आई थिंक 4-5 साल पहले किया होगा, जब मैं इंडिया आया 5 साल पहले, तब से मैं उस पर नेगेटिव हूँ। रीज़न वही है, ग्रोथ ही नहीं है। ऑफलाइन कौन जाता है यार? मैं खुद बोलूँ, मेरे पापा की डेथ कोविड के टाइम में, बाद में 2021 में हुई। बाद में हम लोग 5 साल में हमने कभी नहीं गए, हमेशा हर रोज़ यही जेप्टो, ब्लिंकिट, ठीक है, यही सब चलता रहता है, अमेज़ॉन, जियो मार्ट, तो वही है। तो इसलिए मैं वहाँ भी पॉजिटिव नहीं हूँ। इट्स अ वेरी वेरी टफ कंपटीशन है, वेरी वेरी टफ कंपटीशन, सो यू हैव टू बी। तो अगर आप अटैच मत हो जाओ। डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्केट ने, हाँ, जब लिस्टिंग किया बाद में 3 साल ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लेकिन बाद में देखो 3 साल में कोई रिटर्न ही नहीं दिया, अभी 4 साल में तो कोई रिटर्न ही नहीं है। तो वहाँ मैं थोड़ा कंपेरेटिवली नेगेटिव हूँ। ओके, और एक सेक्टर जो हम लोग बात करते हैं वो है रियल एस्टेट सेक्टर। रियल एस्टेट भी कितने लोगों के पास है? रियल एस्टेट है? जस्ट टाइप द नेम ऑफ द कंपनीज विच यू है। रियल एस्टेट को भी इसका इम्पैक्ट तो है यार। किस तरह से इम्पैक्ट है आप समझो। पहली बात, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग यानी कंस्ट्रक्शन, सॉरी, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि सीमेंट हो तो उसमें भी ऑयल, हर जगह इम्पैक्ट आता है। आप पेंट करोगे बिल्डिंग को, तो पेंट में क्या है? रॉ मटेरियल ऑयल है, ठीक है। तो पेंट इंडस्ट्री की तो हालत ख़राब है, उन लोगों ने भी अपने प्राइस बढ़ा दिए। फिर आप सीमेंट ले लो, हर जगह स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर से लेके सब कुछ, सबके भाव बढ़ते हैं, तो इनका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाता है। ऊपर से अगर आप देखो, हम लोग है ना, हम लोग यहाँ बात करते हैं कि ये देखो दुबई का रियल एस्टेट गिर गया। मेरी बात हो रही है अभी, मेरे कुछ फ्रेंड्स दुबई से आए, मैं खुद रहा हूँ, तो बात होती रहती। क्लाइंट्स भी हमारे बहुत सारे, मेरे कहते हैं ना पूरा ग्रुप है दुबई का, मेरे कंपनीज़ के सभी जो साथ में सपोर्ट है वो सब मेरे क्लाइंट्स हैं, तो उनसे और अच्छे लेवल पे है वहाँ। तो वो खुद बोल रहे हैं कि नहीं, वहाँ तो 20-25% तो मिनिमम ड्रॉप आया होगा, लेकिन आप देखो वहाँ के एमआर और वो सब प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ देखो डीएलएफ, लोढ़ा सब 50 से 55% गिर चुके हैं। सो यहाँ भी कम फॉल नहीं है, यहाँ भी रियल एस्टेट में अच्छा खासा फॉल है। अगर आप बोलो ये प्राइस कैसे, मुझे तो लुक्रेटिव लगता है, अरे यार बहुत सस्ते में मिल रहे हैं, ये लोडा, डीएलएफ ले लो, गोदरेज प्रॉपर्टी से ले लो, कितने सारे प्रेस्टीज, ये सब। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है अभी मैं बताता हूँ इसमें। पहली बात, जो इंटरेस्ट कट का जो सिनारियो था वो चला गया है। क्यों? क्योंकि अभी इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, आपका कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, हर जगह चीज़ें बढ़ रही है। अभी तो गैस का भी प्रॉब्लम है, ठीक है, इन सब में है। तो उसके वजह से आपका क्या हो रहा है कि ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगा आगे जाके। जो अभी 3.3 है, शायद हम लोग 4 भी क्रॉस करेंगे, 5 के आसपास भी आ जाए आगे। तो फिर क्या होगा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें करेगा, अभी नहीं, 1-2 क्वार्टर में। तो अब उसके वजह से क्या होगा कि ये बढ़ाएगा, तो फिर वापस रियल एस्टेट को भी प्रॉब्लम। आप अभी सोचो, इंटरेस्ट रेट कट सिनारियो में रियल एस्टेट गिरे हैं, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के सिनारियो में भी इम्पैक्ट आएगा, प्लस इनके कॉस्ट भी बढ़ रही है। अभी क्या करें, बड़ी बड़ी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, जैसे कंपनीज है, डीएलएफ हो, लोढ़ा हो या गोदरेज, ये सब ने ना पकड़ के रखी है प्रॉपर्टी, गिरने नहीं दे रहे। रियल अगर आप देखो भाव, देखो मैं अहमदाबाद में, अब देखो मैं अहमदाबाद की मैं बात करता हूँ, यहाँ कॉमनवेल्थ आ रहा है, करेक्ट, आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में हो रहा है। बातें चल रही है कि शायद ओलंपिक्स के लिए भी अहमदाबाद को ही बीट करने वाले हैं, और इंडिया को अभी तक ओलंपिक्स मिला नहीं है। मोदी पूरी ट्राई कर रहा है, ओलंपिक्स भी आता है, लेकिन अहमदाबाद में प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है, 15-20% डाउन है। अब जहाँ आप मानते हो कि नहीं, मतलब कि अहमदाबाद ने कुछ साल में बहुत, यानी मैं आया हूँ 6 साल से, आई कैन सी अहमदाबाद ग्रो। जब मैं आया था और अभी कैसी हालत, यानी पूरा यूटर्न है, पूरा यूटर्न है। अभी भी इतना बन रहा है, क्योंकि कॉमनवेल्थ की वजह से ना आपको पूरी सिटी को रीडेवलप करनी पड़ती है, और ओलंपिक्स की भी बातें करें, लेकिन तो भी प्रॉपर्टी मार्केट डाउन है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रॉपर्टी मार्केट सीरियसली ऑल ओवर इंडिया डाउन है।
अभी वो टाइम लगेगा रिकवरी में। मुंबई में थोड़ा कम डाउन होगा, बाकी सब सिटी में भी बहुत डाउन है, तो आपको यहाँ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे लग रहा था ऑनेस्टली, मुझे लग रहा था कि ये वॉर से पहले, ये वॉर चालू होने से पहले लग रहा था कि प्रॉपर्टी मार्केट अब रिकवर होगा, लेकिन अभी थोड़ा डिले हो जाएगा। तो 2-3 क्वार्टर रख सको तो लेना प्रॉपर्टी, तब तक मुझे थोड़ा डर लगे। क्यों? लेकिन वैल्यूएशन अगर आप बोलो तो बहुत ही कॉम्पेलिंग है, यानी बहुत ही नीचे के लेवल पे है। तो उस तरह से मुझे कंफर्ट दे रहा है कि यहाँ से मैक्सिमम कितना है, 5-10% और गिर सकते हैं अगर मार्केट गिरा तो। लेकिन इसमें है ना, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनीज में जाना जिनकी ब्रांड है, क्योंकि ब्रांड से माल बिकेगा आगे जाके। अगर आपके पास अभी घर लेना है तो और स्थिति कमज़ोर है, तो आपको कोई प्रॉपर्टी जैसे फॉर एग्जांपल लोडा की प्रॉपर्टी आपको 15% 20%, तो आप वही लोगे ना, क्या थोड़ा एक बार घर लेना है, अच्छा घर ले लेते हैं। तो वैसी बात है कि ब्रांड के साथ जाना, ऐसे वैसी कंपनी मत लेना, और अच्छा मैनेजमेंट होगा तो ओवरऑल आगे भी बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला, लंबा समय लगेगा रिकवरी में। हाँ, अगर मार्केट रिकवर होता है तो ये 10-15% रिकवर कर लेंगे, लेकिन वो धमाकेदार जो रिकवरी की हम लोग जो बात करें वो शायद अभी ना आए। तो वो चीज़ थोड़ी आप ध्यान में रखना, क्योंकि टाइम लगेगा उसमें। ओके, नाउ अभी बात करते हैं प्रॉपर्टी में। बाय द वे गाइस, आपको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कहते हैं जस्ट टाइप वी फॉर वैल्यू, जस्ट टाइप वी फॉर वैल्यू इन द चैट बॉक्स। ओके, अभी हम लोग और एक सेक्टर की बात करते हैं। चलिए, और एक सेक्टर में आई थिंक केमिकल्स लेते हैं, क्योंकि आई थिंक केमिकल में लोग सालों से फंसे हुए हैं। तो अभी क्या लग रहा है केमिकल में? ओके, थैंक्स। देखो यार, केमिकल में तो मैं हूँ तो नेगेटिव, अभी भी नेगेटिव हूँ, और इसलिए हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में इनिशियल 1-2 लिए थे, बाद में अभी कितने टाइम से हमने केमिकल स्टॉक्स नहीं लिए, क्योंकि आप देखो तो इन सब के, जैसे यूपीए ले लो या दीपक ले लो, ऐसे कितने सारे कंपनीज है ना, उनके सबके मैक्सिमम एक्सपोर्ट होल्डर्स होते हैं यूएस में, यूरोप में एंड ऑल है, और वहाँ भी सिचुएशन टाइट है। और खुदा न खास्ता ये अगर चल गया 3 वीक 4 वीक और वॉर, तो फिर पंगा है, तो ग्लोबल रिसेशन के डर है। तो केमिकल मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है, ऊपर से सप्लाई नहीं आ रहा है, एलएनजी अवेलेबल नहीं है, सल्फ़र अवेलेबल नहीं है, कितने सारे चीज़ें जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आती है, जो मेन रॉ मटेरियल है ये केमिकल्स बना के, वो भी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो यहाँ बड़ी दिक्कत है, केमिकल में बड़ी दिक्कत है, बहुत ही टाइम लेगा रिकवरी में आने में, ऑलरेडी ख़राब हालत है। मोस्ट ऑफ द केमिकल स्टॉक्स आर डाउन, स्टिल आई फील दैट इट विल टेक हेल ऑफ अ टाइम टू रिकवर। तो मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ उस सेक्टर में। मैं अभी ऐसे सेक्टर आपको बोलना चाहूँ जो बाउंस बैक हो, तो केमिकल मुझे नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा बाउंस बैक आएगा। सो इज़ द पेंट इंडस्ट्री यहाँ आप थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा, लेकिन जो बेस्ट ऑफ द टाइम जो पेंट इंडस्ट्री का था, उनका भी रॉ मटेरियल क्या था? ऑयल था। वो ऑयल बढ़ गया है अभी, और ऑयल कितना सस्टेनेबल ऊपर रहेगा उसके वजह से भी इम्पैक्ट आएगा। प्लस कंपटीशन, यानी बिरला ओपस ले लो, जेएसडब्ल्यू पेंट्स ले लो, इतना कहते हैं ना कि प्रेशर है, इतना मार्जिन डाइल्यूट हो रहा है। अभी आप देखो कि इन सब के एशियन पेंट्स तो मैं कितने सालों से आई एम नॉट पॉजिटिव, क्योंकि वो 50% मार्केट शेयर हो गया। अब जब आप अपने सेक्टर का 50% मार्केट शेयर हो जाओ ना, आप ग्रो नहीं कर पाते, आप 100% कभी हो नहीं सकते। और जब कोई नया प्लेयर आता है, जैसे जेएसडब्ल्यू पेंट्स आया, बिरला ओपस आया, उन लोगों ने जैसे मार्केट शेयर कैप्चर करना चल गया, तो किसका मैक्सिमम जाता है? एशियन पेंट्स का जाता है, करेक्ट। तो इट्स नॉट अ कंपाउंडिंग स्टॉक एट ऑल, ऑनेस्टली इफ़ यू आस्क मी। यही, और आगे जाके मार्जिन प्रेशर रहेगा। हाँ, थोड़ा बाउंस बैक आता है, लेकिन कंपाउंडिंग स्टॉक नहीं है। जो बेस्ट स्टोरी थी एशियन पेंट्स की, दैट इज़ ओवर, दैट इज़ व्हाट आई फील इवन फॉर द पेंट इंडस्ट्री। देखो, ये एक फेज़ होता है जहाँ इमेंस कंपटीशन आती है कोई भी सेक्टर में। अगर आप ये सेम चीज़ अगर आप टेलीकॉम में देखा होगा, जो 2G स्कैम हुआ था, तब कितना 20 कंपनियां टेलीकॉम की आ गई थी। आज सिर्फ 2 टिकी हुई, एक्चुअली 3 है, वोडाफोन, चलो 4 पकड़ लो, वोडाफोन, BSNL, फिर अपना एयरटेल और जियो। लेकिन प्रीडोमिनेंटली कौन है अभी? एयरटेल और जियो है, 2 ही है।
वोडाफोन हमें भी हालत, कितनी हालत ख़राब है। तो जो कंसोलिडेट हुआ था 15-20 टेलीकॉम कंपनी से चार्ट, वैसे ही अभी पेंट इंडस्ट्री में होगा आगे जाके। इसलिए मैं यहाँ सब लोग टिक नहीं पाएंगे, एक्विजिशन होगा, बहुत कुछ होगा। तो मैं पेंट में नो इतना बुलिश नहीं हूँ कंपेयर टू कहते हैं इवन केमिकल में भी सेम चीज़ है। तो वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। प्लस आप काफ़ी लोग बोल रहे कि तपन फर्टिलाइज़र का क्या अभी आ रहा है ना, दिस इज़ द सीज़न वेयर फर्टिलाइज़र स्टॉक्स शुड डू वेल। ऑनेस्टली अगर फर्टिलाइज़र स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है, कि आपको करना है इन्वेस्ट फरवरी में और निकलना है अगस्त में। क्यों? क्योंकि फरवरी मार्च से समर चालू होती है, तो सोइंग सीज़न चालू होती है, और ऊपर से बारिश आना बाद में अप्रैल मई से चालू होता है, या अप्रैल मई से एंड में चालू होता है। तो उस टाइम पे ये सब फर्टिलाइज़र कंपनी भागती है। फिर जैसे बारिश ख़त्म होने से एक महीने पहले, यानी कह सकते कि जुलाई एंड से ये सब स्टॉक्स गिरने लगते हैं, जुलाई अगस्त। तो ये एक पैटर्न होता है, मैंने सालों से देखा है। प्रॉब्लम क्या है इस बार कि फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी आपको रॉ मटेरियल चाहिए, गैस चाहिए, खास करके तो ये एलएनजी और वो सब आपको गैसेस चाहिए, सल्फ बहुत सारे, और यूरिया चाहिए, यूरिया भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब चाहिए। अब वो क्या हो रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने के वजह से काफ़ी चीज़ें यहाँ नहीं आ रही हैं, उसके वजह से भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्टिलाइज़र स्टॉक थोड़े बढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह से हर साल तेज़ी दिखाते हैं उस तरह के नहीं है। दूसरा, फर्टिलाइज़र स्टॉक नॉर्मली इज़ नॉट अ कंपाउंडिंग मशीन, वो साइक्लिकल है, ऐसे जाएंगे ऐसे आएंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे। तो आपका एंट्री एग्जिट बहुत सही चल रहा है। मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक स्टॉक पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ। तो ओवरऑल आपको थोड़ा ये ध्यान में रखना पड़ेगा इन सब का, क्योंकि कहीं ना कहीं इट्स अ साइक्लिकल स्टॉक। ठीक है, दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर लेते हैं, वो है मेटल, एल्यूमिनियम, कॉपर, ओके, फिर जिंक, स्टील एंड ऑल दैट। अच्छी डिमांड है। अगर आप देखो तो कॉपर की तो भयंकर डिमांड है, इसलिए आपने देखा हिंदुस्तान कॉपर, यानी कोई स्टॉक 90 के पी पे भी जा सकता है और EV/EBITDA 50 होगा, कोई मैटर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, वो हिंदुस्तान कॉपर ने करके दिखाया। और वो बोलते कि कॉपर इज़ अ न्यू गोल्ड। क्यों? क्योंकि आपका EV हो या सेमीकंडक्टर हो या डेटा सेंटर लगाने वाले हो, सब में कॉपर की बहुत ज़रूरत आएगी। लेकिन क्या फिर गोल्ड के भाव की तरह थोड़ी आप उससे तोड़ने लगोगे। अभी क्या हो रहा है कि कॉपर ले लो, जिंक ले लो, स्टील ले लो, वो अपने बेस मेटल प्राइस से ही चल रहे हैं, जबकि फंडामेंटली ऑल दी स्टॉक्स आर ऑन देयर पीक। यानी इस लेवल पे वैल्यूएशन, इतना हाई वैल्यूएशन कभी भी कोई मेटल कंपनीज का पहले नहीं आया था जितना अभी आया है। तो आप बोलोगे तपन आप पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो मैं पॉजिटिव हूँ, कॉपर की डिमांड में अभी वो 30-40% गिर चुका है, अच्छा है, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा, कभी भी साइकिल उल्टी गिर सकती है। तो वो आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम होगा, अगर इनकी साइकिल उल्टी गिरी तो आप फंसने के चांसेस। हिंदुस्तान जिंक कंपैरेटिवली वैल्यूएशन में अच्छा है, कंपेयर टू हिंदुस्तान कॉपर काफ़ी बेटर है, और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, थोड़ा बड़ा हुआ है, लेकिन वो भी जिंक की भी डिमांड बढ़ेगी। और उसमें अगर आप देखो 20% प्रोडक्शन सिल्वर का है, और जो सिल्वर है हिंदुस्तान जिंक का 80% से प्रॉफिट, नहीं 60-70% प्रॉफिट जो आता है जिंक का, वो सिल्वर से आता है। सिल्वर थोड़ा गिरा है इसलिए भी ये गिरा है, लेकिन कंपेरेटिवली जिंक बेटर है। टाटा स्टील एंड ऑल दैट स्टील डिमांड पे जो अगर आप देखो तो डोमेस्टिक काफ़ी हद तक सेफगार्ड ड्यूटी लगा के उसको बचाया गया है, उसके वजह से ना वो बचा हुआ है, और अभी तो सेफगार्ड ड्यूटी चलेगी, लेकिन डिमांड भी 10% के आसपास है इंडिया में। सो दैट इज़ व्हाट इज़ एक्चुअली बेनिफिटिंग टाटा स्टील। और मैं ओवरऑल स्टील कंपनीज़ की बात कहूँ, JSW स्टील एंड ऑल दैट, तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि मार्जिन रहेंगे अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन भी बढ़ चुका है। तो मैंने जैसे बोला स्टॉप लॉस लगा के चलना, साइकिल अगर टर्न होती है ना तो ये सब स्टॉक्स बहुत गिर सकते हैं। तो मेटल आई एम पॉजिटिव, बट गो विथ अ स्टॉप लॉस, ओके। तो ऐसा आप समझ के चलिए, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट, और भी सेक्टर्स है गाइज, लेकिन आई थिंक नो टाइम बहुत अभी खींच के मैंने आप
आपको। तो मैं क्या करता हूँ, और एक यू वांट अ थर्ड सेगमेंट ऑफ दिस गाइस? यस, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस इन द चैट बॉक्स। तो अपने थर्ड सेगमेंट भी करेंगे, मे बी वेडनेसडे करेंगे, जिसमें और बहुत सारे सेक्टर हैं, वो हम लोग बात करेंगे कि आपको ये फॉल में और उस टाइम पे क्या मार्केट का हाल है उसके हिसाब से भी करेंगे। हाँ, ओके, यस यस, ओके। बाय द वे, व्हाट वाज योर लर्निंग टुडे? टाइप इन द चैट बॉक्स, ओके, क्या लर्न किया, और होप इट इज़ वैल्यूएबल टू यू, प्लीज़ राइट इट डाउन। और ये देखो, ये सब चीज़ें मैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो में भी करता हूँ, और आई थिंक मैंने लास्ट टाइम भी बताया, तो भी मैं बता देता हूँ कि देखो ये मार्केट फॉल है ना, एट द एंड ऑफ द डे, तो अगर आप देखेंगे, आर यू एबल टू सी? जस्ट ए वाईफाई, सॉरी फॉर दिस गाइज, वो पीपीटी चल नहीं रही थी। लेकिन अगर आप देखो, ईरान इराक वॉर जो हुआ था, 8 साल चला था, ठीक है, तो 8 साल अगर आप चलते हैं तो आप देखो कि स्टॉक कितना गिरा था। स्टॉक मार्केट 18% गिरा था, एक महीने में 10% बढ़ा था, 6 महीने में 27, और एक साल में 53% बढ़ा था, ठीक है। अगर मैं गल्फ वॉर की बात करूँ तो गल्फ वॉर में भी 90 से 91 जो चला था ओवरऑल कुवैत और इराक का, उसमें 8% गिरा था, और एक साल में वो 65% बढ़ा था। इवन अगर मैं कारगिल वॉर की बात करूँ जो इंडिया और पाकिस्तान का था, उसमें भी आप देखो 13% एक महीने में, और फिर 11% बढ़ा था एक साल में। अफगान वॉर, 9/11 जो यूएस में हुआ था, उसमें 16% गिरा था, लेकिन साल में 17% बढ़ा था। इराक वॉर में अगर आप देखें तो 10% मार्केट गिरा था, लेकिन एक साल में 86% बढ़ा था, ठीक है। फिर अगर हम लोग मुंबई 11 की बात करें, मुंबई 26/11, देखो एक साल में बाद 91% गिरा था, इनिशियली वो 8% गिरा था। रशिया यूक्रेन अभी देखे बात तो 12% गिरा था, और पूरे साल में 9% गिरा था, 9% बढ़ा था, सॉरी। और अगर मैं बात करूँ हमास में देखिए 6% गिरा, और पूरे साल में 23%। सो ओवरऑल अगर एक साल का देखें तो आप देखो एक अच्छा खासा मार्केट बढ़ा है। अगर हम लोग अभी की बात करें तो हम लोग कितना गिरे हुए, हम लोग अभी 13% के आसपास गिर गए अब से। लेकिन ये जब रिकवरी आएगी, मुझे पता नहीं कब आएगी, आपको पता नहीं कब आएगी, लेकिन जो आएगी तो बहुत अच्छी रिकवरी आएगी, क्योंकि पिछले मैंने आपको 8 वॉर की सिचुएशन बताई है कि किस तरह से, तो उससे देख के तो लगता है कि अच्छी रिकवरी आगे भी आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। हाउ मेनी एग्री विथ मी? देन जस्ट आई बी फॉर एग्री, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू कन्वे कि ये जो मार्केट गिरता है ना, बॉटम कहाँ है मुझे पता नहीं, अगर बॉटम पता होता तो फिर क्या बात है, कोई भगवान नहीं है यहाँ। लेकिन ये आपको इसको खेलना है, यानी इसमें इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म करोगे तो एक अच्छा खासा गेन होगा, लेकिन जैसे मैंने आपको सेक्टर वाइज बताया, वैसे धीरे धीरे आप इसे इन्वेस्ट करिए, SIP मैनर में इन्वेस्ट कीजिए। आई थिंक दैट विल हेल्प यू। दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग टू माय क्लाइंट्स ऑल्सो, हमारे मेंबर्स जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो एनरोल करते हैं, कि आप बिंदास कीजिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है गाइस। कोविड आया जहाँ ऐसा अपनी कहते जान के लाले थे, ये कोविड तो नहीं है ना, ठीक है, ये भी दिस विल ऑल्सो पास। कब होगा पता नहीं, लेकिन जब पास होगा इट विल गिव यू ओवर द ईयर 3-5 ईयर्स के बाद आप देखोगे ना, तो ये आपको लगता है कि अभी मैं इन्वेस्ट ना करूँ, शायद 22,000 चला जाए, शायद 21,000, तो आपको यहाँ से 21,000 यानी कितना हुआ, यहाँ से 10% हुआ सर, 8 से 10% हुआ, तो उतना तो आपके स्टॉक्स भी गिर जाते हैं जब मार्केट नीचे जाता है, एग्री ना। जब कभी भी मार्केट 10-15% तो आपके कोई भी स्टॉक नहीं जाए, लेकिन एटलीस्ट ये अपॉर्चुनिटी को यूज़ करो पोर्टफोलियो बिल्ड करने में, और 3-5 साल बाद आपको ये 5-10% आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी वो याद नहीं रहेगा, लेकिन आपको जो नीचे के लेवल पे आपने बाय किया और वो जब 3 गुना 4 गुना होता है, दैट इज़ व्हाट यू रिमेंबर। एग्री विथ मी और नॉट? देन जस्ट टाइप ए फॉर एग्री, जस्ट टाइप ए फॉर एग्री। और वही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ बॉटम पिक इज़ अ वेरी, यानी एक ऐसी एक्सरसाइज जो आप करनी चाहिए। अच्छा, आप लोग SIP नहीं करते क्या? व्हाट डू यू मीन बाय SIP? मार्केट ऊपर हो तो भी डालते हो, नीचे हो तो भी डालते हो, तो अभी क्यों घबरा रहे हो? एंड इसलिए आपको डालना बहुत ही ज़रूरी है। टेंशन मत लो, दुनिया का अंत नहीं हो रहा है, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेंगे। अभी देखो आज ही ट्रम्प के खिलाफ पूरी US में आंदोलन चल रहा है,
ठीक है, तो कुछ ना कुछ आएगा, टेंशन नहीं है। कितना बुरा होगा मुझे बताइए। टीवी हर रोज देखोगे, ये सब देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा तीसरा वर्ल्ड युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध चालू हो गया। अगर न्यूज़ चैनल देखो तो करेक्ट नो, तो उन सब में मत जाओ यार। एज ए इन्वेस्टर दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट। आई मे बी रॉन्ग, शायद और नीचे जाएगा, जा सकता है, लेट इट गो, बट यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। ओके, ठीक है। ये सो आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट और नो, देन जस्ट हैव वाई फॉर यस। एंड अभी ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और गाइस देखो ये नहीं, ये सालों का एक्सपीरियंस मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज हाउ नॉर्मली इट हैपन्स। नाउ हाउ मेनी वांट्स टू नो दैट हाउ वी कैन हेल्प यू आउट। आपको हमारा पोर्टफोलियो का मॉडल पोर्टफोलियो जानना है, देन आई जस्ट शो इट टू यू। 1 मिनट। सो लेट मी, पता नहीं आज थोड़ा, हाँ ओके। आर यू एबल टू सी द पीपीटी? देन जस्ट आई वाई फॉर यस। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ, तो सिटी अर्निंग कंपाउंडर, तो हमारा मॉडल पोर्टफोलियो कैसे चलता है देखिए। उससे पहले जस्ट टू लेट यू नो अबाउट माई सेल्फ गाइस, आई एम अ चार्टर अकाउंटेंट एंड अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड अ पोर्टफोलियो मैनेजर। Okay, and I have analyzed more than 1,000+ crores of portfolio, 4,000+ across the world is our clients, and 1 lakh plus across the world. Overall, I have entertained and no, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आई एम इन्वॉल्व विद देम। एंड ये जो मेंबरशिप है, इट्स जस्ट स्टार्टिंग विद 400+ GST पर मंथ, जिससे आप नो आपको मॉडल पोर्टफोलियो भी होता है, प्लस वो कहीं ना कहीं आपके डीमेट अकाउंट से भी आप लिंक कर सकते हो, ऑप्शनल है, but it will help you to create your own portfolio. This is a SEBI registered research analyst number, and मैं काफ़ी रेगुलर टीवी पे आता हूँ, जैसे नो ET Now, स्वदेश, CNBC, ZTV, NDT, प्रॉफिट, मनी 9। कल भी मैं काफ़ी टीवी में आने वाला हूँ। रेगुलर आप मुझे देखते होंगे काफ़ी सारे टीवी शोज़ में, एंड ऑफकोर्स अगर हमारा रिसर्च होगा तब भी हम लोग आते होंगे, करेक्ट। So you can always catch me on live TV also, and I do come on Mint, Economic Times, Business Standard, Business Today, and all the publication. Now let me tell you about what is city earning compounders and no, किस तरह से हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। कि देखिए आपकी दिक्कत क्या है, अभी दिक्कत ये है कि आपको पता नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। यहाँ हम लोग आते हैं, आपको बताते हैं, पूरा एक पोर्टफोलियो बना के देते हैं, आप उसको एनरोल करते हो, आप डायरेक्टली वो पोर्टफोलियो बाय कीजिए। तो एक पूरा लिस्ट होता है, उसमें एलोकेशन होता है कि हर एक स्टॉक का कितना वेटेज होगा। जैसे आपको 2 लाख रुपए डालने हैं, चलो 50,000 डालने हैं, तो 50,000 में किसको कितना परसेंटेज डालना है, यानी एक स्टॉक में 10% डालना है, दूसरे स्टॉक में 5%, वो पूरा डिफाइंड एलोकेशन होता है। हम लोग ही उसको रिव्यू और रीबैलेंसिंग का कहते हैं कि उसको रिव्यू और आपको रीबैलेंसिंग के नोटिफिकेशन आते हैं हमारे ऐप थ्रू, हमारा व्हाट्सअप आता है, ईमेल आता है। आपको जो चेंज करना है अकॉर्डिंगली, बेसिकली आपको उसको अप्रूव करना है, तो अपने आप डीमेट अकाउंट में चेंज हो जाता है। आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियो के साथ डीमेट अकाउंट लिंक कर सकते हो थ्रू स्मॉल केस प्लेटफॉर्म। मैं उसको बताता हूँ कैसे करना है, और ये स्टॉक्स आपके ही ओनरशिप होंगे। मैं आपका पोर्टफोलियो हैंडल नहीं करने वाला हूँ, मैं आपका डीमेट अकाउंट हैंडल नहीं कर सकता, ना तो मैं देख सकता हूँ। ये सब स्टॉक्स आपके ही कंट्रोल में रहेंगे। ओके, तो कैसे ये काम करता है, तो देखो ये हमारा पोर्टफोलियो है, आप उसको एनरोल करते हो, और ये मैं और मेरी टीम जो पूरी रिसर्च हमारी टीम है ना, अगर हम देखें तो वी आर ऑलमोस्ट ऑल आर चार्टर अकाउंटेंट्स एंड सेबी रजिस्टर्ड। आप जैसे मैंने बोला कि नो इट्स स्टार्टिंग विथ 400 रुपीज़ पर मंथ प्लस GST। आप उस पोर्टफोलियो को एनरोल करते हो, फिर आपको ऑप्शन आता है कि आपका जो डीमेट अकाउंट है उसके साथ लिंक करने का ऑप्शन आता है। अगेन ऑप्शन आता है, आपको नहीं करना है तो नहीं करिए, पोर्टफोलियो देके डायरेक्टली मैन्युअली बाय करना है तो वो तो कर ही सकते हो। लेकिन अगर आप डीमेट अकाउंट लिंक करते हो और आपको समझ लो 50,000 डालने हैं, आप जैसे ही उसको बटन दबाते हो, सब्सक्राइब करते हो, फिर क्या होता है, और लिंक कर लेते हो, पहले पोर्टफोलियो में एनरोल हो गए, फिर लिंक कर देते हो, फिर आप जो बोले कि 50,000 मुझे इन्वेस्ट करना है, तो कल सुबह 9:15 को 50,000 वही सभी स्टॉक्स में बेस्ड ऑन एलोकेशन इन्वेस्ट हो जाता है, तो वो ऑटोमेशन हो जाता है। प्लस अगर कोई रीबैलेंस होता है, रीबैलेंस यानी कोई स्टॉक मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भाई ABB निकाल के हिटाची एनर्जी लेनी है, तो मैं यहाँ से नोटिफिकेशन आपको भेजता हूँ, आपको व्हाट्सअप ईमेल पे आता है, आप उसको अप्रूव करते हो,
जैसे अप्रूव करते हो, और अगर आपने डीमेट अकाउंट लिंक किया है तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। अगर डीमेट अकाउंट लिंक नहीं कराया है तो आप मैन्युअली करना पड़ेगा। और आप बोलोगे नहीं मुझे करना ही नहीं है, वो रीबैलेंस नहीं करना है, तो इट्स ओके। फ़ायदा क्या है रीबैलेंस का, कि हम लोग एक स्टॉक निकालते दूसरा स्टॉक लाते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है पता है, एज ए इन्वेस्टर हम लोग में प्रॉब्लम यही होता है कि हम लोग एक बार ला देते फिर निकालते नहीं है, सेल ही नहीं करते हैं। कितने के साथ ऐसा होता है, देन जस्ट आई मी इन द चैट बुक, दे आर नो, यू डोंट सेल एनी टाइम। और इसके वजह से आपके पास 30, 40, 50, 100, 150 स्टॉक हो जाते हैं, एंड वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाती है, क्योंकि आपको स्टॉक्स निकालने ही भी पड़ते हैं। तो ऑल्सो काफ़ी लोगों के पास खुद का पोर्टफोलियो होगा, अपना पर्सनल पोर्टफोलियो क्या करना है। तो एवरी मंडे देयर विल बी 9 PM सेशन, जहां आप मुझे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी 50 स्टॉक्स है, उसका क्या करना है, तो आप हमारे पोर्टफोलियो को तो एनरोल करो, लेकिन मंडे सेशन 9 बजे अटेंड करो, जैसे कल रात को 9 बजे होंगे, उसको अटेंड करो, और वहाँ जो भी पूछना आप पूछ सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो आपकी स्टॉक की क्वेरी, मार्केट में क्या चल रहा है, सब कुछ आपको वहाँ पता चलेगा। इवन म्यूचुअल फंड के बारे में भी पूछ सकते हो। इससे आपका पोर्टफोलियो अलाइंड होगा। सी व्हाई यू नीड एन एक्सपर्ट। अगर अभी तक आपका पोर्टफोलियो सही नहीं चल रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, और अगर वही चीज़ करते रहोगे तो पोर्टफोलियो सुधरेगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इवन रीशफल योर पोर्टफोलियो। जैसे आपके पास 50 स्टॉक है, उसमें से 10 स्टॉक है मरे हुए, 60-70% डाउन, आपको पता है ये कभी रिकवर नहीं होंगे, उसको बेचो और अच्छे स्टॉक में जाओ, क्योंकि अच्छा स्टॉक अभी 25-30% नीचे मिल रहा है, जो नहीं मिलता नॉर्मली। मार्केट रिकवरी होगी, वो 25-30% वाला आराम से रिकवर हो जाएगा, आपका वो स्टॉक नहीं रिकवर होगा, और फिर वो जो अच्छा स्टॉक है ओवर द टाइम वो आपका 60% का लॉस भी रिकवर कर लेगा। आप बोलोगे लेकिन लॉस होगा तो होने दो। आप बोलोगे 60% में निकाला, फिर मैंने 30% वाला डाउन लिया, 30% का तो लॉस हुआ है। भाई अगर आप ये नहीं करोगे, आपका पोर्टफोलियो कभी नहीं सुधरेगा। जब इंडियन क्रिकेट टीम होती है, इंडियन क्रिकेट टीम में 11 प्लेयर ही होते हैं। अगर एक प्लेयर को लाना है तो दूसरे प्लेयर को निकलना पड़ेगा, और बेस्ट टीम अवेलेबल होनी चाहिए। इफ़ यू एग्री विथ मी, जस्ट आई बिफोर एग्री व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपका वैसे ही आपका पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएशन में लाना है, आपके पास बेस्ट स्टॉक्स अवेलेबल हो, उसमें इमोशनल अटैचमेंट रखो मत कि नहीं ये तो मैंने लिया था, बढ़ेगा होगा। ये आपके बोलने से कोई स्टॉक नहीं बढ़ता है ठीक है, वो फंडामेंटली ही बढ़ता है। तो ऐसे फिजिकल यानी कि इमोशनल अटैचमेंट, शादी नहीं की स्टॉक से आपने, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ आप रीशफल कर सकते हो। अगेन जैसे मैंने बोला, हमारे जो प्लान है बहुत ही रिजनेबल है गाइस। 400 रुपीज़ प्लस GST 12 महीने का, 450 प्लस GST 6 महीने का, और क्वार्टरली जाते हो तो 500 प्लस GST। ऑटो रिन्यूअल है। आप बोलोगे तपन मुझे ऑटो रिन्यूअल नहीं करना है, तो आप एक बार अप्लाई कीजिए, फिर ऑटो रिन्यूअल कैंसिल कर सकते हो। लेकिन एक ही चीज़ है, बाद में जब जैसे आप वापस सब्सक्राइब करने आए, फॉर एग्जांपल आपने 1 साल के लिए ऑटो रिन्यूअल कैंसिल हुआ, लेकिन मैंने 1 महीने में फ़ीस सिर्फ 400 से 1000 रुपये बढ़ा दी, तो आपका 1000 रुपये में ही रिन्यूअल होगा बाद में। लेकिन अगर आप ये कंटिन्यू रखते हो, जितने साल हमारे साथ रहोगे, ये 400 रुपये प्लस GST और 4800 प्लस GST यानी 5600 रुपीज़ गाइस, कुछ नहीं है। इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पोर्टफोलियो, 10 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ 1 करोड़ 1 लाख 10 लाख फिक्स फी है। और हम आपको भी पता है गाइस बहुत सस्ता है ये। यानी मैं ऑनेस्टली मैं कल धुरंधर मूवी देख के आया, मेरी धुरंधर मूवी की टिकट 650 रुपये की थी, उससे भी सस्ते में आपको ये मिल रहा है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट यू आर गेटिंग एट अ वेरी वेरी रिजनेबल प्राइस। इफ़ यू थिंक इट इज़ रिजनेबल देन जस्ट टाइप R फॉर रिजनेबल। ओके, और ये क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बोला कि आपका रैंडम स्टॉक पिकिंग नहीं होगा। ओके, आप खुद करने जाते हो तो रैंडम स्टॉक ले लेते हो। पोजिशनल साइजिंग आपको पता नहीं होता कितना डालना है, आप कभी भी इमोशनल एग्जिट हो जाते हो, रीबैलेंस कभी बेचते ही नहीं हो, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है। ओवर कॉन्सेंट्रेट यानी एक स्टॉक को ही एवरेज करते जा रहे हो, फिर वो अपने पोर्टफोलियो का 15-20% हो गया। ये सब अगर आप कर रहे हो तो ये दिक्कत है, इसलिए ये पोर्टफोलियो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। अगेन हम लोग यहाँ फोकस जो कर रहे हैं वो ग्रोथ स्टॉक्स में फोकस कर रहे हैं, अर्निंग क्वालिटी में, फिर रिस्क मैनेज बिजनेस में,
डाइवर्सिफिकेशन डिसिप्लिन होता है, वैल्यूएशन अवेयरनेस होता है और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होता है। ये जो भी स्टॉक सिलेक्ट करते हो और जो मैंने आपको पिछले 1 घंटे में बताया है कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सभी ये पूरे पोर्टफोलियो में हम लोग लाते हैं। अभी अगर आप पीएमएस सर्विस लेने जाते हो और हमारा जो सिटी अर्निंग पोर्टफोलियो, उससे फ़र्क क्या है? पीएमएस यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जैसे उसमें मिनिमम आपका है ना 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। वो जो होता है ना बहुत एक्सपेंसिव होता है, 1.25 से 1.5 लाख रुपए साल के चार्ज करेंगे, जबकि यहाँ मैंने बोला मैक्सिमम 5,600 रुपीज़ है, बहुत ही कम है। वहाँ एयूएम के बेस पे भी फी होता है, आप समझ लो 5 करोड़ रखे तो उसके बेस पे भी फीस होती है। यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कितना भी आपने इन्वेस्ट किया सेम फी रहेगी। वहाँ मैनेजर ही सब कंट्रोल करता है। यहाँ क्या होता है कि हम लोग यहाँ नोटिफिकेशन भेजते हैं, आप उसको अप्रूव करते हो तब ट्रांजैक्शन होता है। रीबैलेंसिंग वहाँ अपने आप होता है, यहाँ बाई क्लिक ऑफ बटन होगा। आप वहाँ कोई भी स्टॉक बेच नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ क्या है कि समझ लो आपके पास 12 स्टॉक है, ठीक है, और आपको पैसे की ज़रूरत है, समझ लो 30,000 रुपये की ज़रूरत है, कभी बेच दो, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वहाँ फ़ायदा है कि मैं यहाँ आपका डीमेट अकाउंट कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, आपके तरफ से ट्रेड नहीं कर पाऊँगा, आपके पास ही होल्डिंग रहेगी और आप कभी भी नहीं कर सकते, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा पोर्टफोलियो, ये आपका डीमेट है, ये दोनों लिंक होंगे, लेकिन मैं यहाँ आपका कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। क्लियर देन जस्ट टाइप सी फॉर क्लियर। लेकिन आप समझो जो फैसिलिटी आपको पीएमएस में मिलती है, सेम फैसिलिटी यहाँ मिल रही है बहुत ही कम दाम में। मैं पोर्टफोलियो मैनेजर खुद रहा हूँ, यही करते हैं वहाँ। फ़र्क इतना है कि आप ट्रांजैक्शन नहीं करते, वहाँ हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ भी सिस्टम ही करता है ट्रांजैक्शन। सो दैट इज़ व्हाट यू आर गेटिंग हियर। आप अपने खुद के नए स्टॉक्स ऐड कर सकते हो, कभी भी कोई स्टॉक बेच सकते हो, आपको बेचने के लिए हमारी परमिशन नहीं चाहिए और पूरा पोर्टफोलियो इंटैक्ट रहता है, ठीक है। रीबैलेंसिंग में भी क्या होता है, हम लोग क्वार्टरली और नॉर्मली भी रिव्यू करते रहते हैं। कुछ चेंजेस होंगे तो आपको बताएंगे, इंटीमेशन आएगा और आप उसको अप्रूव करोगे तो ही होगा। आप बोलोगे नहीं मुझे रीबैलेंस नहीं करना है तो अप्रूव मत करो, तो ट्रांजैक्शन नहीं होगा। और अगर आप डीमेट लिंक नहीं करते हो तो जब तक आप खुद मैन्युअली नहीं करोगे तब तक ये होगा नहीं। आप लमसम डाल सकते हैं, आप एसआईपी भी कर सकते हो। अब यहाँ क्या है कि 44,000 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। फॉर एग्जांपल कोई भी एसआईपी करनी है, लमसम करना है, आपके अमाउंट में, आपके डीमेट में 44,000 रुपीज़ होने चाहिए। लेकिन आपको डीमेट थ्रू नहीं करना है, यानी आपको सिस्टम थ्रू नहीं करना है, मैन्युअली करना है तो आप 20,000 रुपये भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन एसआईपी करनी है हर महीने तो आप वो कर सकते हो। 5 तारीख को तो 5 तारीख को आप उसमें डेट भी चेंज कर सकते हो, अमाउंट भी चेंज करते हो, कभी भी स्टॉप भी कर सकते हो। आपको लगा कल मार्केट बहुत गिर गया बीच में, आप एक साथ पैसे डाल सकते हो। लमसम में समझ लो आपने 50,000 डाले तो 50,000 ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन द एलोकेशन डल जाएंगे डीमेट अकाउंट में, जैसे आप डीमेट अकाउंट लिंक करते हो। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको एक साथ 2 लाख डालने तो 2 लाख रुपए भी डल जाएंगे। एंड दिस इज़ द सिस्टम विच यू वांट गाइस। अभी तक क्या हो रहा था, पहले हमारी जो एडवाइस आई थी ना, वहाँ हम लोग पोर्टफोलियो तो दे ही रहे थे, सिस्टम को इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा था। यहाँ हमने क्या किया कि ये छोटा चार्ज आपसे जो ले रहे वो हमने स्मॉल केस तो बाकी सब ब्रोकर्स के साथ डील की हुई है, ऑलमोस्ट 20 ब्रोकर्स है, और एट द एंड उनके साथ इंटीग्रेट, इसलिए आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि आपका भी ऑटोमेटिक एलोकेशन हो जाए। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू आर गेटिंग हियर, सिस्टम इंटीग्रेशन हो जाता है, करेक्ट। सो you will get a WhatsApp notification for any changes, ऐप नोटिफिकेशन, ईमेल अलर्ट, रीबैलेंस, ये सब कुछ आपको मिलेगा। एंड दिस इज़ द चार्ट। अगर मेरी बात मानो गाइस, अगर आपने, आई थिंक काफ़ी लोगों ने यहाँ जो आए लिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन नहीं है तो आंखें बंद करके ले लो। ये समय बेस्ट है इन्वेस्ट करने का, और यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो तो मिल ही रहा है, ऊपर से इंटीग्रेशन मिल रहा है, और आपको भी पता है 5,500 रुपये तो ऐसे रिकवर कर लेते हो, तो फीस का कोई टेंशन नहीं है। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू आर गेटिंग हियर। ओके, सो अगर मेरे पे भरोसा करो, तपन पे भरोसा करके ले लो ये। ओके, बहुत ही कम चार्ज है, ठीक है। सो हाउ मेनी आर गोइंग टू पे, देन जस्ट टाइप P फॉर पे इन द चैट बॉक्स। ओके, जस्ट टाइप P फॉर पे, और मैं आप लोगों को लिंक भी दे देता हूँ।
ठीक है। ये वेबसाइट ओपन कर लेना, ये हमारा अर्निंग कंपाउंडर है, आप देख रहे हो यहाँ। और यहाँ है ना, अगर आपको अप्लाई करना है तो ये सब्सक्राइब बटन यहाँ दबाना पड़ेगा। ठीक है। अभी जैसे मैंने बोला कि ये डायरेक्टली आपके डीमेट अकाउंट में डायरेक्टली स्टॉक्स आ जाएंगे। स्मॉल केस होता है बास्केट ऑफ, कहते हैं ना कि स्टॉक्स होते हैं एक ही पोर्टफोलियो में। तो यहाँ आप क्लिक कीजिए, क्लिक किएगा तो ये आपको आ रहा है यहाँ, जस्ट मिनट, यस, यहाँ आपको आ रहा है कि भाई अपना ईमेल आईडी डालिए। तो फिर जैसे मैंने मेरा ईमेल आईडी मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ आप आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अभी यहाँ प्लान्स है। ठीक है, कि कौन से प्लान चाहिए आपको। तो यहाँ देखिए, ये इस तरह से प्लान है जो काफ़ी नॉमिनल है। ठीक है। और अगर आप यहाँ कंटिन्यू करोगे, आप कंटिन्यू करते हो। ठीक है, फिर आपका पान कार्ड, फ़ोन नंबर मांगेगा। तो जैसे मैं अपना डालता हूँ कि ये क्या किसके लिए है? ये है बेसिकली हमारे कहते हैं ना कि हर एक बंदे को जो भी हमें ज्वाइन करता है उसको केवाईसी करना कंपलसरी है। ठीक है। तो ये इस एज पर सेबी रूल्स, तो ये केवाईसी कर रहा है। कुछ नहीं है, पान कार्ड का नंबर मांगेंगे और कुछ नहीं है। तो ये देखो, मैंने पान कार्ड और फोन नंबर डाला, वेरीफाई फोन नंबर। ठीक है, ये ओटीपी आ रहा है। ठीक है, मेरे को ये वेरीफाई करना पड़ेगा, 3958। ठीक है, कंफर्म ओटीपी। ओके, ये ओटीपी कंफर्म कर रहा है। ठीक है, देखो ये अपने आप डिटेल्स ले ली मेरी पूरी। स्टेट यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए आप, गुजरात। ये करना कंपलसरी बिफोर यू एनरोल। देखिए ये बेसिक टर्म्स एंड कंडीशन है जो होते हैं। ठीक है। अभी ये क्या है कि ये टू कंफर्म, ये आप टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करते हो उसके लिए तो ओटीपी आपको आपके नंबर पे आएगा। तो देखिए आ रहा है। ठीक है। ओके। आप इसको रीड भी कर सकते हो, करना है तो ये पूरा टर्म्स एंड कंडीशन है, पूरा पेज आपको अगर रीड करना है हमारे साथ जो है वो होगा। ठीक है। और फिर ये कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके। और सिमिलर न्यू कार्ड है, नेट बैंकिंग है, आप कुछ भी कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला कि आपको क्यूआर कोड से करना है तो आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हो। स्कैन हो गया और ये पेमेंट भी हो गया। देखिए ये आप देखिए तो नोटिफिकेशन के भाई, हाँ भाई हो गया आपका। ठीक है। अब ये हो गया। अभी इन्वेस्ट नाउ करके आपको जाना है लीव। देखिए आपका, ये कीजिए तो अब इन्वेस्ट नाउ कीजिए। अब आपको है ना अपने कहते हैं ब्रोकिंग अकाउंट से आपको सिंक करना है। तो ब्रोकिंग अकाउंट से अब मेरा क्या है कि कोटक सिक्योरिटी से, वैसे आपको अपना सिलेक्ट करना पड़ेगा जो भी आपका ब्रोकिंग फर्म है। ब्रोकिंग तो उसको कंटिन्यू कीजिए, वो आप अपना ब्रोकिंग का अकाउंट जो भी है, कोटक में है, आईसीआईसीआई है, जरोदा जहां भी है उससे आप कीजिएगा। अभी आप देखिए ये अभी कोटक नियो में जा रहा है। ठीक है। और यहाँ से फिर मैं जैसे एंटर आईडी पासवर्ड मैं अपना डीमेट अकाउंट का डालूंगा वो लिंक हो जाएगा। वापिस मैं बता रहा हूँ कि यहाँ आपको ब्रोकिंग अकाउंट को लिंक करना जरूरी है अगर आप ऑटोमेटिक अपने अकाउंट में डेबिट चाहते हो और अपने आप डीमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाए तो। ठीक है, नहीं तो आप वहां जाके शेयर्स तो देख ही सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ करता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डालता हूँ। तो देखिए ये मैं लॉग इन हो गया हमारे मेरे कोटक के अकाउंट में। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, आप लॉग इन टू कंटिन्यू। आप देखिए यहाँ आता है कि आपको किस तरह से करना है, वन टाइम करना है या आपको एसआईपी करनी है। तो आपको वन टाइम प्लस एसआईपी करनी है तो ये भी सिलेक्ट करते हो, अगर वन टाइम करना है तो वन टाइम कीजिए। अगर जैसे यहाँ मैं वन टाइम करता हूँ तो भाई ये शेयर्स है, इसको लगेगा कंफर्म डिटेल्स। ठीक है, ये मिनिमम अमाउंट यहाँ आ जाएगी। ओके। और फिर आपको यहाँ कंफर्म डिटेल्स करनी है। जैसे ही आप कंफर्म डिटेल्स करते हो,
ठीक है। तो कोई इतना बैलेंस आपको यहाँ ऐड करना है वो बताएगा। अगर आपके पास है तो ऑलरेडी वो डेबिट हो जाएगा, ऐड ये करेंगे अपने। अब मेरा क्या होगा कि यहाँ ऑलरेडी कोटक अकाउंट से लिंक है तो वो अपने आप ऐड हो जाएगा। बट कहने का तात्पर्य ये है कि आपको इस तरह से बेसिकली आप अपना कोटक का अकाउंट यानी आपका जो ब्रोकिंग अकाउंट है वो भी आप लिंक कर सकते हो। सो दिस वे इन अ वे आप अपने कोटक अकाउंट हो या ब्रोकिंग अकाउंट जो भी है वो लिंक कर दीजिएगा। उससे फायदा ये होगा कि अगर आप एसआईपी करते हो तो हर महीने ये डिडक्ट होगा, और अगर आप वन टाइम करते हो तो वन टाइम में भी कर सकते हो। ऑफ कोर्स मिनिमम यहाँ जो अमाउंट है, यहाँ जैसे 44,000 है उतनी अमाउंट होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ द स्मॉल केस विल वर्क। पहले आपको पेमेंट करके स्मॉल केस बाय करना है, या तो आप स्मॉल केस में लॉग इन करके भी आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है। तो आप पहले पहले बाय कर दीजिए, फिर उसको अपने अकाउंट से लिंक कर दीजिए, डीमेट अकाउंट से, फिर उस तरह से आपका नो डेबिट होते जाएगा। तो बहुत प्रोसेस सिंपल है। मैं हमारी टीम के मेंबर्स की डिटेल भी दे दूंगा, फ़ोन नंबर, अगर कोई दिक्कत हो तो आप उनको कॉल भी कर सके। तो उम्मीद है आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, एंड दिस इज़ हाउ यू शुड डू योर स्मॉल केस इन्वेस्टिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस।